ओके, हाँ, હવે સંભળાય છે ભાઈ? जी सर। अच्छा, आपकी आवाज भी मुझे सुनाई देती है, मेरी आपको सुनाई देती है। Thanks to my partner Ritvik Sangvi and my student Manav. They all helped because there was some, आपको पता होगा साहब कि Microsoft 10 में से Microsoft 11 अपडेट हुआ वर्जन, तो उसमें कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तो ये सब टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही है। कृष्ण कुमार जी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा है सर। अभी आप 2 मिनट ना आराम से, ये बहुत ऊपर नीचे रहा है, तो आप एकदम डीप ब्रीथ लीजिए सर, बिल्कुल 2 मिनट बाद में आराम से शुरू। हाँ, 2 मिनट एकदम शांति से, एकदम एकदम आराम से, बिल्कुल। कृष्ण भगवान का ऑर्डर तो कोई मना नहीं करता। नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं, क्या कितने का था यहाँ से तो बदल सब देखा है। જે બોલવાનું હશે એની સામે હું ટર્ન કરી દઉં। थैंक यू। ऋत्विक मना करता है कि मैं नहीं बैठूंगा, मुझे सब पता है। सर आप म्यूट भी कर दीजिए सबको एक बार, आप स्टार्ट करो तो आप सबको म्यूट कर दीजिए। जोशी के कंप्यूटर से बाकी सब लोग अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा है, प्लीज। उपेंद्र तारू कंप्यूटर म्यूट करी नाखने भाई। It's done sir, it's done now, you can। ओके, अच्छा, तो मैं अपना आज का सब्जेक्ट है कॉन्शियसनेस। तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कॉन्शियसनेस? तो कॉन्शियसनेस आई थिंक सबको पता है उसका क्या मतलब है। Consciousness means I am aware that I am overweight, or I am aware that I am sitting with dignitaries here, and fresh dignitaries have come today, and I will show you them. Hasmukh Bhai Patel, Namaste. He stays in New Jersey. Luckily, he has come today here. He is a very senior chartered accountant. नमस्कार सर। Father of a chartered accountant. And Meeti has joined us today. Hello. She is a very young, bright chartered accountant. And the youngest member is, of course, Minaben. And she has come here with Nasta. And you all are missing the Nasta. Virtual. So we are aware of what we are doing. That is called consciousness. मैं एक पर्सनल बात आपको बताऊं कि कॉन्शियस शब्द के ऊपर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, और मैं उस टाइम अहमदाबाद गया था। लकीली अशोक भाई साथ में थे, और अशोक भाई मुझे चिन्मयानंद आश्रम में लेके गए। अच्छा सा आश्रम है, और वो समय पर अशोक भाई कौन थे वहाँ आपके साधु महाराज? स्वामी अव्ययानंद, तब उनका नाम था ब्रह्मचारी अथर्वण चैतन्य। टुडे ही इज नोन एज स्वामी अव्ययानंद। हाँ, सो कुछ एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉन्शियस हूं, ये शब्द गलत है, ये वाक्य गलत है, मैं खुद कॉन्शियसनेस हूं। तो ये इफ आई से कि अशोक भाई यू आर द कॉन्शियसनेस, तो जरा समझने में अजीब लगता है। हाँ, मगर उन्होंने समझाया कि आप खुद ब्रह्म, अभी उनके शब्द तो मैं थोड़े भूल गया हूं, मगर कहने का मतलब ये है कि वेदांत के अनुसार आप खुद ब्रह्मन हो। तो ब्रह्मन के अलग अलग शब्द हैं, चैतन्य, चेतना, केवल ज्ञान। अभी ये शब्द अंग्रेजी में है ही नहीं। केवल ज्ञान मतलब यस यू कैन से ओमनीसायंट, मगर चैतन्य के लिए कोई शब्द नहीं है। तो अंग्रेजी में लोग कॉन्शियसनेस शब्द यूज करते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक नोट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CA श्री रजनीश अग्रवाल।
रजनीश जी अभी कोलकाता में है और अपने साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, आप एक 2 मिनट का रजनीश जी का भी इंट्रोडक्शन दीजिए ना। पहले अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार सर, मैं 1 ही मिनट का प्रेजेंट बताना चाहूंगा रजनीश जी के लिए कि रजनीश जी एक ऐसे कंपेशनेट काइंड हार्टेड पर्सन है जो एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। एंड वो मिशन है कि होम्योपैथी के माध्यम से किस तरीके से ज्यादा लोगों को हेल्दी रखा जाए। क्योंकि रजनीश जी का ये मानना है कि उनकी ये जो लाइफ है, जो करीब 10 साल पहले जो उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और बाद में जिस वजह से उनकी लाइफ इनको वापस से एक रीबर्थ जैसा उनको मिला है, so it's just because of homeopathy only. So his life is totally devoted to homeopathy and total समर्पण भाव से। तो वहां पे उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है केवल समर्पण, और अभी एक नया सेंटर बना रहे हैं कलकत्ता में जहाँ पे वो नीडी पर्सन्स का इलाज किया जाएगा उसके अंदर। और हम इनसे अभी पहली बार मिले थे जून के महीने में, जब बीसीएस ने इनको इनवाइट किया था यहाँ पे उसकी टॉक के लिए एचआर कमेटी में। और अभी रिसेंटली 15 दिसंबर को वापस बॉम्बे आए थे, तब दोबारा हम मिले थे इनसे। सो ही इज अ मैन ऑन ए ग्रेट मिशन। एंड आप जब इनका देखेंगे तो इनको कुछ ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव हुए हैं। अगर आप इस मीटिंग में जब भी रश्मन भाई को अप्रोप्रिएट लगेगा, एक 2 मिनट 5 मिनट इनको कहेंगे तो दैट इज मोर देन एनफ कि व्हाट ही फेल्ट। जब वो एक जब इनका जो लाइफ का जो जर्नी था बहुत ही जबरदस्त मोड़ था, उस मोड़ पे इनकी कैसी फीलिंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस ही हैज हैड, सो दैट वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। जब भी आपको अप्रोप्रिएट लगे सर, 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। मैं तो अभी रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ रजनीश जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो साहब जरा आप अपने जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे अभी? अनुभव तो जीवन में बहुत हुए हैं, बहुत ही अननेचुरल और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट 2015 में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद, हार्ट अटैक के बाद मैं 7 दिन कोमा में था। तो उस कोमा में अलग अलग संसार के जो वीडियो रील्स देखी हैं और जिसमें मुझे बहुत कुछ ध्यान है, कुछ बहुत ही ऑकल्ट भी हैं, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी हैं। और मैंने कई फॉर्मेट्स में देखा कि मेरे शरीर के टुकड़े करके सबको बांटे जा रहे हैं जिसको जो चाहिए, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। मैं सीलिंग से खुद को देख रहा हूँ। और बाद में मैंने कुछ और बहुत लोगों के दुनिया में ऐसे अनुभव देखे। एक यूट्यूब में टेड टॉक है हांगकांग की लेडी का, अनीता मुरजानी नाम है उसका, डाइंग टू बी मी। तो ऐसे कई लोगों की बातें और सुनी, देखी। शुरू बचपन से ही थोड़ा बहुत इस तरफ ध्यान रहा, अनुभव रहे। लेकिन अब तो यही लगता है कि हर पल लिखा हुआ है और हम ये रोल क्या प्ले कर रहे हैं और किस चीज से गुजर रहे हैं नहीं पता। मतलब कोशिश करते हैं संसार से थोड़ा सा हट के हर समय सोचा जाए, लेकिन ये संसार की माया जो है ये आपको घेर के रखती है अपने अंदर। और जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे, मेडिटेशन में, संसार की माया से हटेंगे नहीं, तब तक कुछ भी जानना जीवन में संभव नहीं है। मैंने उस दिन भी बीसीए बॉम्बे में कहा था कि एक अंदर का रास्ता है, एक बाहर का रास्ता है। बाहर तो बहुत कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन अंदर के रास्ते के पे पूरा समय ध्यान, जो हमारा विचार है, हर कोई यूनिक है। तो बातें तो बहुत हैं रश्मन भाई, और आपको तो मैं बहुत सालों से पढ़ता हूँ, आपके कोई ना कोई आर्टिकल में 40 साल तक बीसीए का लाइफ। तो आपकी तो मैं जब भी बात होती थी झुंझुनवाला में आपकी बात करता था। मैंने कहा रश्मन भाई से मिलना है, उनकी मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। और वो 1 अगस्त वाला भी जो आपका प्रोग्राम बड़ा ध्यान से सुना। मेरे विचार भी वैसे हैं, आपसे बहुत मिलते जुलते हैं। जरूर अपन मिलेंगे रजनीश जी, जरूर मिलेंगे। आज तो खाली वीडियो से मिल रहे हैं, जी जी, पर्सनली भी मिलेंगे साहब। जी 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 जी, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। और एक अपने और एक मित्र हैं मिस्टर गिरीश दीक्षित, वो भी अच्छा। पहले ही बता दूं कि रजनीश जी
चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है, और फिर उनकी इतनी खराब तबीयत हो गई कि ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक ऑन द डेथ बेड। तभी उन्होंने सब एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक ट्रीटमेंट सब त्याग दी और सिर्फ होम्योपैथी और नेचुरल बातें की। उससे उनकी हेल्थ बढ़ गई और तभी उन्होंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी और सभी लोगों की अभी सेवा कर रहे हैं कि भैया आप ये होम्योपैथी से अपनी तंदुरुस्ती बढ़ाओ। ऐसे हैं अपने यूनिक आदमी गिरीश दीक्षित, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर भी है और प्रैक्टिस करते हैं एज ए लॉयर। उनको फिलोसॉफी में भी बहुत दिलचस्पी है और अपनी टैक्स प्रैक्टिस में भी बहुत कुछ बुक्स वगैरह लिखी है। और मैंने उनको मना की, मगर वो तो दिन में 10 मैसेज मुझे भेजते हैं। तो मैं बोला भैया फिलोसॉफी ग्रुप में ऐसे 10 मैसेज भेजोगे तो सब भाग जाएंगे, तो मेरा मान रख के वो आप लोगों को बोर नहीं कर रहे हैं, मगर अच्छा सा लिखते हैं साहब। अच्छा, अभी जो रजनीश जी ने कहा, एक बाहरी अनुभव है, हम बाहर की ओर भाग रहे हैं, और दूसरा एक अंदर का अनुभव है। एक्चुअली मेरी आज की पूरी थीम ये सब्जेक्ट पर ही है, और क्योंकि रजनीश जी ने खुद ऐसा एक अनुभव किया है, और ये अनुभव मैंने शायद एक बार आगे आप लोगों को बताया है कि फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ इज गुड, बिकॉज अपनी नॉर्मल लाइफ में वी कीप फॉलोइंग माया, या तो ये जो संसार है उससे अपना दिल कभी हटता ही नहीं है। जब आदमी को एक सीरियस फ्रस्ट्रेशन आता है तभी एक्चुअली तो उसका पूरा जीवन का रास्ता बदल जाता है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट होकर, निराश होकर सब कुछ जिंदगी में छोड़ देते हैं, मगर कुछ लोग वो फ्रस्ट्रेशन का सदुपयोग करके जिंदगी की राह बदल देते हैं, और उसमें से एक है अपने साथ में रजनीश जी। तो बहुत अच्छा है रजनीश जी, वी वेलकम यू हियर इन दिस ग्रुप एंड वी विल कीप डिबेटिंग, डिस्कसिंग विथ यू ऑन फिलोसॉफी। अभी जो मेन सब्जेक्ट मेरा है कि पहले मैं ब्रीफ में समझाता हूँ, फिर डिटेल में समझाऊंगा। हम ब्रह्मन के लिए शब्द यूज करते हैं सत, चित, आनंद। उसमें सत और चित, ये तो उसमें हाफ है, गुजराती में खोड़ो तो कहते हैं। हाँ, वो पूरा अक्षर नहीं है, मतलब जैसे हम अशोक कहा तो अ में अ साथ में मिला हुआ है, क में भी अ मिला हुआ है, तभी अशोक शब्द पूरा होता है। मगर अगर क में से अ निकाल दो तो वो क हाफ हो जाता है। ये अपनी संस्कृत का ग्रामर है जो हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में सभी में है। सत, चित्त, ये दोनों में त हाफ है। एक ग्रामेटिकली बहुत महत्व की बात है। सत, चित, आनंद। सत मतलब होना, ट्रुथ, दैट इज द रियल ट्रुथ, दैट इज सत। चित्त मतलब फुल नॉलेज, केवल ज्ञान, चैतन्य, चेतना, आप जो भी बोलना चाहो वो है, मगर वो ब्रह्मन का एक एस्पेक्ट है। और आनंद वो थर्ड एस्पेक्ट है। कभी हम यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद की डिस्कशन करेंगे। जो आनंद एक मतलब उसका मैसेज ये है कि यू आर प्योर जॉय, नथिंग एल्स। आप मतलब दुनिया में कोई भी जीव कोई भी दुख सहन करता है, वो सिर्फ ड्रामा है, वो हकीकत नहीं है। अभी दिनकर जोशी कहेंगे भैया मेरी दाढ़ दुखती है, तो तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो नहीं मानूंगा। वो सब बराबर है, मगर वो अपनी जगह पे बराबर है। वेदांत की फिलोसॉफी से आप सभी लोग, मैं, आप सभी अभी पूर्ण आनंद में है। उसके सिवाय का जो भी अनुभव हो रहा है वो एक ड्रामा है। अच्छा, तो चित्त जो है, सच्चित आनंद वाला चित्त जो है, वो हमेशा संपूर्ण आनंद, संपूर्ण नॉलेज और संपूर्ण पावर उसमें, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट। ये ओमनी प्रेजेंट भी मैं आज डिस्कस करूंगा। सब बड़े महत्व के प्रिंसिपल्स है। ओके, अभी
यही चित्त जब संसार में प्रवेश करता है तो उसको चित्त बोलते हैं। चित्त, उसमें हाफ त और फुल त मिलके 1.5 त होता है, तो वो चित्त हुआ। जो मैंने इसमें एकदम 6 बजे के पहले ही मैंने एक ईमेल भेजा था, उसमें एक डायग्राम भेजा है कि अगर हम पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक, और ये दोनों के बीच में बहुत सारे लोक है। जैन धर्म और हिंदू धर्म में बोलते हैं कुल मिला के 14 लोक है। कन्वर्सेशन विद गॉड के हिसाब से तो बहुत सारे लोक है, मतलब जो पृथ्वी लोक से अलग है, वहाँ के लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, सब कुछ अलग है। ऐसे भी बहुत सारे लोक है। वो सब लोक मैंने एक क्रिस्टल का ट्रायंगल बताया है। एक साइड पर ब्रह्मन है, चित्त है, बीच में क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे लोक है, और क्रिस्टल के बाहर समझो पृथ्वी लोक है। तो वो क्रिस्टल में जैसे ही सूर्य प्रकाश प्रवेश करता है तो वो क्रिस्टल के अंदर पहले तो उसके किरण के विभाजन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, और क्रिस्टल से जब बाहर निकलता है तो मानो के 7 कलर अपने को दिखते हैं। रेनबो के, मेघधनुष्य के 7 कलर हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 कलर वाला है उसको चित्त बोलो, या तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी में उसको माइंड कहूंगा। तो मन जो है वो संसार में भटकते रहता है। और जैसे हमने एक बार कर्म के सिद्धांत पर डिस्कशन किया था, तभी मैंने कहा था कि हर एक इंसान के लिए वो खुद करता है, और उसके सिवाय के जो भी चीजें सब ऑब्जेक्ट्स है। अभी उसमें हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि आपकी आत्मा, ये एक लिमिटेड बात के लिए कहते हैं, आपकी आत्मा करता है, आपका शरीर भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का संस्कृत में ट्रांसलेशन है विषय। तो आप करता हो, आपका मतलब है कि आपकी आत्मा, योर सोल इज द सब्जेक्ट, एवरीथिंग एल्स इज ऑब्जेक्ट। तो मन है वो हमेशा विषय में भटकता रहता है। मन कभी अपने आप की तरफ दृष्टि नहीं करता है। अभी सोचो कि सूर्य की एक किरण, उसमें कितनी चीजें होती है अपने को पता भी नहीं है। जो साइंटिस्टों ने एनालिसिस किया है तो हमें तो 7 कलर दिखते हैं, क्योंकि अपनी नजर के लिमिटेशंस है। एक सेकंड ना, so you can see the youngest girl also. ना तो अपनी नजर के लिमिटेशंस है, मगर अलग अलग प्राणी को 7 से ज्यादा कलर भी दिखते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह कि उसको 7 से कम कलर भी दिखते हैं। तो कलर कितने हैं सूर्य किरण में हमें पता नहीं है, हमें खाली 7 कलर दिखते हैं। उसके सिवाय सूर्य से जब किरण निकलती है तो उसके अंदर हीट भी है। पृथ्वी तक जो सूर्य की गर्मी पहुंचती है वो सूर्य किरण के थ्रू पहुंचती है। तो सूर्य किरण में गर्मी भी है, प्रकाश भी है, उसके सिवाय भी बहुत सारे उसके अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन रहती है, जो अपने एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट सूर्य किरण या तो दूसरे अलग अलग स्टार से जो प्रकाश हमें आता है, वो प्रकाश का एनालिसिस करके बोलते हैं कि ये स्टार वो गैलेक्सी में है, और वो गैलेक्सी शायद 14 अरब साल के पहले भी हुई थी, और हमें जो प्रकाश पहुंच रहा है वो सो मेनी मिलियन ईयर्स के पहले निकला था, अभी आज हमें मिल रहा है। ये सब एनालिसिस एक किरण में होता है। मेरा कहना है कि हम जिसको एक प्रकाश की किरण बोलते हैं, वो सिर्फ एक किरण नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ है। इसी तरह से ब्राह्मण, हम एक शब्द यूज करते हैं, मगर ब्राह्मण के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। और हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि हर एक शक्ति को अलग अलग नाम दे दिया। तो ज्ञान शक्ति को सरस्वती नाम दे दिया, ऐश्वर्य शक्ति को लक्ष्मी नाम दे दिया, पवित्रता की जो शक्ति है, पवित्रता एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो जिसने धर्म के
अच्छा सा वांचन किया होगा, रीडिंग किया होगा, उसको पता होगा कि पवित्र जो आदमी है, पवित्र जो इंसान है, पुरुष या स्त्री, उसकी अपनी एक और ताकत है। तो पवित्रता को पार्वती का नाम दे दिया, ऐसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये सब अलग अलग नाम दे दिए। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। अल्टीमेटली एक ब्राह्मण ही है। तो एक ब्राह्मण इतनी सारी चीज को अपने आप में समेटे हुए है। तो अभी मन जो है वो सूर्य की जो रिफ्लेक्टेड किरण है इसकी तरह फैला हुआ है। चित्त जो है, जो ब्राह्मण का एक एस्पेक्ट है, सच्चित आनंद का एक भाग है, वो चित्त हमेशा अपने आप में मस्त है। उसे न कोई कर्म है, न कोई विचार है, न कोई उलझन है, न कोई सवाल है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है वहां। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। ये चित्त की व्यवस्था है। तो जब इंसान का मन संसार से, विषयों से, ऑब्जेक्ट्स से 180 डिग्रीज का टर्न लेके अपने आप तरफ घूमेगा, इसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं गो विदिन, गुजरात में कहते हैं पोताना आत्मा ने जुओ, आत्मा तरफ वड़ो। अब ये जो सब स्पिरिचुअल मैसेजेस है हम समझते नहीं। अरे गो विदिन मतलब क्या, मैं किधर जाऊं? जो स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास नहीं है वो पूछेगा मैं किधर जाऊं यार, क्या बोल रहे हो तुम? तो जो सामान्य भाषा है उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, उसके रिस्ट्रिक्शंस है, वो पूरा मैसेज नहीं दे सकती है। मगर जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास किया है, या तो जो कर्मयोगी है, जो रमेश भाई कचोलिया जी ने हमें सुधा वर्गीस का एक स्टेटमेंट भेजा था कि 16 साल की मासूम लड़की केरला छोड़ के बिहार में गई और वहां बिहार के दलित वर्ग के साथ रह के उनकी सेवा की। अब सोचो यहाँ कि जो जैन लोग बिहार में यात्रा के लिए जाते हैं और डरे हुए होते हैं कि हम लूट जाएंगे, हाँ, और बिहार की एक जो इमेज है, वो बिहार में 60 साल पहले एक मासूम बच्ची जाके फिर दलितों के साथ रहती है। अधिक कदम जो एक हिंदू लड़का है कश्मीर में जाके मुसलमान बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। तो मुझे लगता है भगवान को एक्सट्रीमिटीज पसंद है। वो एक्सट्रीमिटीज इतनी पसंद है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का प्रोफेशन छोड़ के होम्योपैथी लेके लोगों की सेवा में पड़ गया। ये हर एक लोग कर्मयोगी है। और कर्मयोगी को जब बहुत मुश्किल आती है, बहुत सीरियस डिफिकल्टी आती है, फ्रस्ट्रेटिंग डिफिकल्टी आती है, तभी शक्य है कि उसे ईश्वर का दर्शन होए। ये दर्शन शब्द भी संस्कृत का एक खास शब्द है। दर्शन मतलब ये नहीं कि तुम्हें सामने फिजिकली दिखेगा, वो फिजिकली कैसे दिखेगा? गॉड इज शेपलेस, ये तो हर एक धर्म में कहा है, गॉड का कोई शेप नहीं है। मगर सामान्य लोगों को समझाने के लिए ईश्वर का भी ये रूप बताते हैं कि जैसे इंसान है, स्त्री है या पुरुष है, स्त्री है तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का रूप दे दिया, या बहुत सारी माता जी का रूप दे दिया। पुरुष है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिया, और बहुत सारे देवताएं हैं। मगर वो सब सामान्य लोगों के रस के लिए बात है। ब्राह्मण का कोई रूप नहीं है, वो निर्विकार, निरशरीर, उसका शरीर नहीं, अशरीरी। ये ब्राह्मण में सभी सारी शक्तियां हैं। दैट ब्राह्मण कैन सी एवरीथिंग, कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आज मैं हूं, इधर बैठा हूं, मेरे बाजू में टेबल बैठा है, टेबल पड़ा हुआ है, कुर्सी है। ये टेबल और कुर्सी में कॉन्शियसनेस है या नहीं है? अभी तक हम लोग बोलते थे ये सब जड़ है, और जड़ चीज में कोई चैतन्य नहीं है, मतलब कि कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ? मगर अद्वैत वेदांत बोलता है कि ब्राह्मण में सभी कुछ आ गया। अगर ये टेबल ब्राह्मण का भाग नहीं है तो मतलब कि ब्राह्मण यहाँ रुक गया, ब्राह्मण का लिमिटेशन हो गया। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमको ब्राह्मण को इन्फिनाइट मानते हैं। इन्फिनाइट का मतलब उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है।
उसका लॉजिकल कंक्लूजन है कि ये टेबल, ये अरुण चैम्बर्स की ऑफिस, उसके बाहर के बड़े हुए पत्थर, सब में कॉन्शियसनेस है, मगर द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इज लेस। तो एक पत्थर की कॉन्शियसनेस एकदम कम है, उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस प्रोबेबली प्लांट्स में है, इंसेक्ट्स में है, और इंसान में सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे हिंदू धर्मगुरु तो बोलते हैं कि मनुष्य जाति सभी जीवों में श्रेष्ठ है। कन्वर्सेशन विद गॉड कहता है कि मनुष्य तो अभी केजी क्लास में है, अभी तो उसका इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, शुरुआत है। और ये बात धर्मगुरु मानने को तैयार नहीं होंगे, मगर आप जब देखो कि ऐसे बगैर कोई कारण के युद्ध क्यों हो रहा है। ये रजनीश जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्हें जब शुरू में कंफ्यूजन हुआ, सवाल हुए, तो उनका एक सवाल ये था कि ऐसा क्यों कि हर समय हर साल कोई ना कोई युद्ध होते ही रहता है पूरी दुनिया में, ये क्यों। हाँ, तो when those fundamental questions arise in the mind, we should say we are lucky, because that is the beginning of our spiritual journey. और जब वो सवाल के जवाब मिलते जाते हैं, तभी अपने को पता चलता है कि ईश्वर ही हमें जवाब दे रहा है। हम कॉन्शियस है, मगर हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं है। कन्वर्सेशन विद गॉड में ये भी समझाते हैं कि साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली यू आर एडवांस्ड, बट स्पिरिचुअली यू आर इन केजी क्लास। और द वे, अगर न्यूज़पेपर में पढ़ो तो जितने सारे नेगेटिव न्यूज आते हैं, बलात्कार होता है, खून होता है, खून करके सबको काट दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, तो ये जो करता है वो मानव है, इंसान है। वो इंसान को आप कैसे कह सकते हो कि भाई वी आर द बेस्ट ऑफ द स्पीशीज? नो, वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ द स्पीशीज। दूसरे लोक भी है, वो लोक में हमारे से बहुत सारी एडवांस लाइफ है। ओके, ब्रह्मन इज चित्त, इज कॉन्शियसनेस, इज नॉलेज, इज चैतन्य। ये हमारी वेदांत की समझ है। अभी हम आते हैं वेस्टर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की। हाँ, अभी मैं 1 मिनट पॉज लेता हूँ, आप लीजिए साहब। ले बेटा, ले मीना बेन, ले ना, हूँ पढ़ना सब। मीना बेन का नाश्ता तो हमें लेना है, और आप नहीं ले सकेंगे, आप अपना घर से लीजिए। नमस्कार अश्विन भाई, आप जब तक ये कर रहे हैं, एक चीज बोल दूं जो आपने कहा कि जब ये मानव की बात की जाती है, ह्यूमन बीइंग की बात की जाती है, सो इट इज ऑलवेज सेड दैट ह्यूमन बीइंग इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। उसके जैसा बेहतर कोई नहीं। लेकिन आपने जैसे कहा कि समाज में हम दूसरी भी चीजें देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मानव इज द बेस्ट ऑफ क्रिएशन दैट गॉड हैज डन। पर उसको एक दूसरे रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है कि मानव को दूसरों से बेहतर इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं करता, पर उसके पास एक चॉइस है जो किसी और बीइंग के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ग्रोन अप इंटेलेक्ट की क्षमता है। उसके पास, जब हम इसको एग्जांपल हम पहले भी देखते हैं कि अगर हम एक कुत्ते की बात करें, एक डॉग की बात करें, तो जब उसको भौंकने की इच्छा होगी तो वो भौंकेगा। उसकी बुद्धि ये नहीं कहेगी कि चल इस पे नहीं भौंक। अगर यही हम उसी परिस्थिति में अगर हम अब ह्यूमन बीइंग की बात रखें, तो जब मैं कुछ गलत करने जाता हूं, या कुछ कभी हम क्रोधित होते हैं और कुछ बोलने जाते हैं, तो जब हम ये अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वो पहले ही हमको रोक लेता है कि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब ये डेवलप्ड इंटेलेक्ट की बात आती है, तो उसके रेफरेंस में ये हमेशा है कि मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन। ये मेरा ऐसा मानना है। अशोक भाई, you are still comparing human being with the creatures of the earth. Understand? हम पृथ्वी लोक के जीव जंतु और पशु के साथ सरखामणी कर रहे हैं। आप दूसरे लोक से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। जो धर्मगुरुओं ने कहा या धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा, वो भी बहुत कम लिखा हुआ है।
तो हमें जिस चीज की कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं उसके बारे में कैसे लिखें और कैसे काम। तो ये एक चीज है कि हमारा नॉलेज रिस्ट्रिक्टेड है। आप समझो मेरे टेबल पर नाश्ता पड़ा हुआ है और ये टेबल पर नाश्ता देख के 2 फ्रूट फ्लाइज आके बैठ गए। अभी वो फ्रूट फ्लाइज अपने आप अंदर अंदर डिस्कस करें कि ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो वो फ्रूट फ्लाई की अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना फासला है उतना द बेस्ट ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग और दूसरे लोग की अंडरस्टैंडिंग में फासला है। इस हिसाब से मतलब कि यूनिवर्स में या तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जो इंटेलेक्चुअल जीव रहते हैं उसको इंसान नहीं बोल सकते, जो भी लाइफ है। और कन्वर्सेशन विद गॉड में उसके लिए बोलते हैं हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स और इन शॉर्ट HEBs। उनकी कंपैरिजन में हम लोग मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है वो भी एक चींटी के ज्ञान के बराबर है। इन अदर वर्ड्स वी आर अनकॉन्शियस पीपल ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। सॉरी। और शायद रजनीश जी एग्री करेंगे क्योंकि जब भी उन्होंने जो कहा कि उनको वो जब भी कोमा में थे, डेथ बेड पर थे, तभी द अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे विवेकानंद जी को भी एक्सपीरियंस हुआ था और ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा है कि when you feel you are out of this body, then what you are looking at, there are no space limitations. My son is in USA. If I had similar experience, I would be able to see him, what he is doing, he is eating, he is sleeping, whatever. And then जैसे योग वासिष्ठ में कहा है कि एक आत्मा ये पृथ्वी लोक छोड़ के और कहीं चली जाती है और लोक देखती है और फिर वापस आती है। मैं ये फील्ड की बात कर रहा हूँ। आपने जो भी बात कही अशोक जी वो सब अर्थली क्रीचर्स के साथ ही कंपैरिजन है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, मैंने एक ईमेल लिखा था जैसे रमेश भाई हमेशा कहते रहते हैं यार रश्मिन तू बोलते रहता है मगर मेरे को तो अद्वैत समझ में नहीं आता है और अद्वैत तो मानने को तैयार नहीं हूं मैं। कैसे मानूं, क्योंकि अपने जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सब अद्वैत से तो बिल्कुल अलग अनुभव है। अद्वैत के हिसाब से अशोक भाई अभी यहाँ पर ही ब्रह्मन है, हसमुख भाई यहाँ बैठे हैं, ही इज ब्रह्मन, ही इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। तो हसमुख भाई बोलेंगे यार मैं ब्रह्मन होता तो पूरी दुनिया पर बदल देता, तो वो तो हो नहीं रहा है, तो कैसे माने। तो सवाल ये है और यह सवाल का जवाब ये है कि अद्वैत की चीज चर्चाओं से, पढ़ने से या लेक्चर सुनने से समझ में आने वाली चीज नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। वो कर्मयोगी को समझ में आती है। हर एक कर्मयोगी को शुरुआत में इतनी भीषण तकलीफें आती है, इतनी सीरियस डिफिकल्टीज आती है। 99% लोग तो वो डिफिकल्टी आते हैं तब छोड़ देते हैं, अरे यार मारो गोली ये क्यों कह रहे। कुछ रेयर लोग होते हैं वो जो सभी डिफिकल्टीज को पसार करके या तो ईश्वर की सभी परीक्षा पास करके फिर कर्मयोग अपना चालू रखते हैं। ये जो कर्मयोगी है उनको जो समझ में आता है वो ब्रह्मन है, उनको समझ में आ सकता है। या तो नरसिंह मेहता और संत तुकाराम जैसे भक्त है। नरसिंह मेहता ने किसी की सेवा नहीं की, उन्होंने पूरी जिंदगी खाली भजन गाए, तो वो कर्मयोगी नहीं थे, वो भक्ति योगी थे, भक्त थे। उनको भी ब्रह्मन समझ में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ज्ञान योग, और हम लोग ज्ञान योग की प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि हमारी कैपेसिटी है फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होने की और हम CA पास होने के प्रयत्न कर रहे हैं, मगर प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है। अद्वैत को भले हम एक्सेप्ट नहीं करें मगर अद्वैत प्रिंसिपल समझने का फायदा क्या है, उसके लिए मैं 2 चीज कहता हूं। मैंने दोनों चीज आपको ईमेल में भेज ही दी है मगर यहाँ रिपीट कर रहा हूं। पहली,
जब मैं ये समझूं कि सनातन धर्म या वेदांत के हिसाब से अद्वैत मतलब हर एक जीव समान है, मतलब कि कोई जीव दूसरे से न ऊंचा है न नीचा है, तभी मैं प्रेम से एक ट्राइबल के साथ में बैठकर खाना खा सकता हूँ। एक हरिजन के साथ में मैं एक ही टेबल पर बैठ के या नीचे एक ही जमीन पर बैठ के साथ में खाना खा सकता हूँ। मेरे दिमाग में न ब्राह्मण है, न हरिजन है, न अध्यज है, कोई इंसान इंसान में फर्क नहीं है। इसी तरह से जैसे अभी तो अपना आई डोंट नो वेदर अतुल अंबावत इज हियर. Atul Ambawat is also a chartered accountant, but he gives respect to the insects and the plant life as much respect as he gives to human beings. That is Advait. हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं। और मैंने जो ईमेल में लिखा है मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने घर में जो बर्तन मांजने वाला आदमी आता है, आप उसको मेड सर्वेंट बोलो, सर्वेंट बोलो, जो भी, उसके साथ के आप अपने फैमिली मेंबर जैसा बर्ताव करो। आप अपने बिल्डिंग के चौकीदार से फैमिली मेंबर जैसा बर्ताव करो। उसके बाद में आप देखो कि आपके दिमाग में कितने फर्क होते हैं और वो इंसान आपके साथ में बिहेवियर में कितना बदल जाता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनकम टैक्स ऑफिस में गए हो और इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने हृदय से अपना मित्र समझ के आप बात करो। ये मैंने अनुभव किया है। और बहुत सारे ऑफिसर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, जिस ऑफिसर को और लोग बुलडॉग बोलते हैं, जो ऑफिसर दूसरों को बहुत सताते हैं, और मेरे साथ एकदम मित्रता से बर्ताव किया। ये यूनिफॉर्म चीज नहीं है, सभी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मगर अच्छे इंसान तो इनकम टैक्स ऑफिस में बहुत है। और वो इंसान ये समझ लेता है कि सामने वाला आदमी आके मेरे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रहा है या मित्रता का बर्ताव कर रहा है। तो अद्वैत समझने का हम रियलाइज भले नहीं करें, उसको छोड़ दो। रियलाइज तो जब हम कर्मयोग भक्ति योग करेंगे तभी होगा, मगर आज की तारीख में हम खाली समझ के अपने जीवन में वो समझ उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत काफी है। उससे जीवन आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन अपने स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। गौरव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, आपने जो कहा मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, आपने जो भी कहा है। नहीं सर, आज तो मुमुक्षु की तरह सुनने के लिए है। नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर और आप रजनीश जी सब हम लोग बातचीत करेंगे। अभी मैं अपनी अद्वैत समझने की इंपॉर्टेंस का एक सेकंड पहलू आपको बता रहा हूँ। डेविड चामर्स, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग और नॉट, मगर उसका मैंने वीडियो लिंक आपको भेजा है। और उसने वीडियो में जो 18 मिनट में लेक्चर दिया था, वो पूरी लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट भी दी हुई है। वो डेविड ने खुद दी हुई है, तो उसके लिए उसमें कोई मिस्टेक होने का सवाल नहीं है। और फिर उसके ऊपर मैंने कमेंट्स की है। तो पूरा डेविड चामर्स इज सपोज टू बी ए डॉक्टरेट on the subject of consciousness. He has done PhD on consciousness. Now he is lecturer in some American university as well as a lecturer in Australian university. He is a very famous man. मैं इसी के आधार से कहता हूँ कि स्वामी सर्वप्रियानंद जी उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जो रामकृष्ण मिशन के इतने बड़े साधु हैं, वो भी डेविड चामर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। तो समझ लो कि वो कितना बड़ा फिलोसोफर है। उसने कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लेक्चर दिया है। वो भी लिमिटेशन से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और तो अभी डेविड चामर्स को एक बाजू रख के 2 मिनट में ये कहता हूं कि वेस्टर्न साइंस जो है, जिसमें न्यूरो साइंस आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाती है, बिहेवियरल साइंस आ जाता है, और अपने इंडियन लोगों के साथ वो जब न्यूरो साइंटिस्ट बात करेगा तो एक अपने आप को कॉलर ऊंचा करके बात करता है, जैसे वो अपने से बहुत कुछ जानता है।
मगर ये पूरा वेस्टर्न साइंस दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक तो हिस्सा है कि जो लोग कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, दे डोंट टेक कॉग्निजन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, डेविड चामर्स का स्टेटमेंट है कि बिहेवियरल साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट वो ब्रेन का एक ऑब्जेक्ट की तरफ, एक ऑर्गन की तरफ अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि जब एक 1000 तरह के वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगा के फिर बोलते हैं इंसान जब भी गुस्सा होता है तो मगज का ये फला भाग उसके ऊपर काम कर रहा है, इंसान जब भी आनंद में है, प्रेम में है, तभी वो मगज का फला फला भाग काम करता है और मगज से और या तो शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से डोपामाइन या तो अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो ये साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत सारा उपयोग करके बहुत सारा स्टडी कर लिया, कॉन्शियसनेस उनके सब्जेक्ट में ही नहीं आता है। अच्छा, दूसरा एक सेक्शन है जो समझते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द फंक्शन ऑफ माइंड, माइंड रिसाइड्स इन आवर ब्रेन, और उससे जाके उनको आगे पता नहीं है। तभी डेविड चामर्स बहुत सारे सवाल करता है और अल्टीमेटली वो कंक्लूड करता है कि दुनिया में किसी को कॉन्शियसनेस सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आया है, किसी के पास उसका जवाब ही नहीं। प्लीज भाई आप लोग अपना अपना किसी का यहाँ कंप्यूटर ऑन है, मतलब उपेंद्र भाई તમારું ઓડિયો બંધ કરી દો ભાઈ પ્લીઝ, થેન્ક યુ। ओके, तो मेरे हिसाब से पूरा वेस्टर्न साइंस, जो बड़े बड़े डॉक्टरेट है जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, वो एक हद तक आकर वहीं पर रुक गए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका पूरा साइंस संसार के अंदर ही है, संसार के बाहर जाके उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है। उसके बाहर की चीज अपनी 5 इंद्रियों से देखने वाली चीज नहीं है, तो उसका अस्तित्व को ही वो इनकार कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मैं नहीं समझ सकता हूं वो चीज का अस्तित्व नहीं है। तो उसका मतलब कि कल को कोई कहेगा मुझे मेडिकल साइंस में एक दो नहीं सभी चीज समझ में नहीं आती है, तो क्या मेडिकल साइंस का अस्तित्व नहीं है? ये तो ईगो की बात है कि जो मुझे समझ में नहीं आया उसका अस्तित्व नहीं है, ये गलत बात है। वेदांत कहता है कि हमारा जो संसार है या पृथ्वी लोक है उसकी जो बातें हैं वो एक विषय है, वो एक्चुअली उसको पूरे को ऑब्जेक्ट बोलते हैं या विषय बोलते हैं। आत्मा की संसार के साथ में जो भी रिएक्शन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप हुए। मगर एक दूसरा बहुत बड़ा फील्ड है, उसको वो संसार के सिवाय के अलग लोक है और फिर ब्रह्मन है। तो ब्रह्मन में जो चित्त है उसके लिए कॉन्शियसनेस शब्द तो करेक्ट ट्रांसलेशन है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश भाषा में ये फिलोसॉफी का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, किसी ने ये अभ्यास भी नहीं किया, एक्सेप्ट ए फ्यू पीपल whom David Chalmers is not prepared to accept, like नील डोनाल्ड वॉल्स। उसने कॉन्शियसनेस के ऊपर लिखा है और वो अद्वैत को मानता है और पूरा अद्वैत के ऊपर ही उसकी पूरी चर्चा है। In the series of books called Conversation with God, he has discussed it, but there he accepts the concept of infinity and the concept of Advait. वो टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी मुझे दुख ये होता है कि ये वेस्टर्न साइंस जिसके पास वेदांत के नॉलेज का 10% भी नॉलेज नहीं है, वो वेस्टर्न साइंटिस्ट के पास सीखने के लिए अपने ब्राइट बच्चे लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, फिर बोलते हैं हम वहां जाके न्यूरो साइंस के ऊपर पीएचडी करेंगे। जबकि अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो वेदांत लिखा है उसमें 100% या तो लेट अस से
95% अंडरस्टैंडिंग दी गई है। अद्वैत को समझने का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें पता चले कि हमारे पास बहुत बड़ा ट्रेजर ऑफ नॉलेज है और वो ट्रेजर ऑफ नॉलेज को हमें डेवलप करना है, उसका इस्तेमाल करने का है जितना हो सके उतना। क्योंकि ये भी साधु पुरुषों ने लिखा है कि जो आत्मा या तो जो जीव कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग या तो राजयोग, चार में से एक भी नहीं करता है, वो जीव को तो समझने की लिमिटेशन है ही, उसका पूरी समझ बाहर ही है। वो जब ये चारों में से कोई भी योग करेगा, देन ही विल गो इनसाइड, जो बोलते हैं कि आत्मा आत्मा से मिलेगा, तभी उसको जो बहुत का सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैंने कॉन्शियसनेस या तो ब्रह्मन, उसके ऊपर अपने वेदांत की जो समझ है वो बताई। वेस्टर्न साइंस कॉन्शियसनेस के ऊपर जो कहता है वो उसकी वेदांत के साथ में कंपैरिजन की। अभी मेरे पास तो बहुत मटेरियल है, मगर उसके पहले मैं थोड़ा पोज करूंगा एंड द सब्जेक्ट इज ओपन फॉर डिस्कशन। इधर आप अपनी अपनी कमेंट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके फिर कमेंट कीजिए, या तो कोई भी क्वेरी होगी तो भी जरूर पूछिए। मेरी कुछ थॉट्स मैं बताना चाहता हूँ। हाँ रजनीश जी, प्लीज गो अहेड। एक, मैं 20-25 साल से सबको बोलता हूँ कि आम के स्वाद का शब्दों में वर्णन नहीं है। तो अगर किसी अंग्रेज ने आम नहीं खाया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं समझा सकती, और आप जितना समझाएंगे वो उतना कंफ्यूज हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो 50 वैरायटी हैं आम की। और इस बात का मतलब ये है कि हम लोग, हर इंसान एक बहुत ही यूनिक है। हमारा फिंगरप्रिंट अलग है, हमारे रेटिना अलग है, हमारा डीएनए अलग है। हम दूसरों को समझने में जीवन बिता देते हैं और खुद को समझने की कोशिश नहीं करते, जबकि दूसरों को समझने की शक्ति हमें भगवान ने दी ही नहीं है। हम खुद को समझ लें तो ही मतलब एक बहुत बड़ी जीत है। यही इतना बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। उसका स्वाद तो मैं नहीं ले सकता, उसके जीवन का स्वाद उसका है। कंप्यूटर चार्जिंग केबल आके सॉरी। तो हाँ रजनीश जी बराबर है। दूसरा ये था कि मैंने जो भी तकलीफ उठाई, मैं आज के दिन बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बिना पेन के, बिना तकलीफ के आप सीख नहीं सकते। भगवान अगर आपको तकलीफ देता है तो वो आपके ऊपर बहुत ही एहसान करता है कि आपको उसने सीखने का, जीवन के हकीकत को समझने का, जानने का मौका दिया। नहीं है। फिर आपने कुछ कहा ये आनंद के बारे में, तो मेरी सोच ये रहती है कि बच्चे पैदा होते हैं पूरे आनंद से भरे होते हैं। जितना ज्ञान ग्रंथों में है वो ज्ञान हर छोटे बच्चे में झलकता है। आप उसको देखते रहिए, आप उसकी हरकत देखते रहिए, आपको सारा ज्ञान दिखेगा। लेकिन इस संसार की माया में वो अपना आनंद भी भूल जाता है, अपना ज्ञान भी भूल जाता है, और दिमाग की उलझनों में फंस जाता है, और फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे बहुत अनुभव है, किसी दिन बताऊंगा। फ्यूचर की ड्रीम्स होती है, मैं उठ के बोल भी देता हूँ, जहां मैं कभी गया नहीं, कभी देखा नहीं। तो ऐसा कैसे होता है? वही घटना होने लगती है। मैं बोलता हूँ देखो दाहिना में ऐसा होगा, बायां में ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। तो एक बार नहीं, मेरे साथ सैकड़ों बार हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर की ड्रीम आपको आ सकती है, इसका मतलब यही है कि सब कुछ हमारे जीवन में लिखा हुआ है, घटित है। और हम जितना उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पहचानेंगे, उतना हमें हमारे आसपास की सब चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। अगर उसकी मर्जी होगी, होता सब उसकी मर्जी से है। हमको तो खाली एक भ्रम रहता है कि हम कर रहे हैं। आपने वो बॉडी और माइंड और सोल वाली बात बताई, थोड़ी सी वेस्टर्न वर्ल्ड की बात बताई।
तो ये जो हम आज का संसार पदार्थ से इंसान को समझने की कोशिश करता है, बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता है, ये समझ तो बहुत ही अधूरी है। हमारे यहाँ हर इंसान एक एनर्जी है, एनर्जी उसके सोल से निकलती है, उसके माइंड के थ्रू उसकी बॉडी में प्रवेश करती है। लेकिन विज्ञान को वहां तक अभी जाने में पता नहीं कितने हजारों लाखों साल हैं, क्योंकि वो तो कोलाइडर में सर्न में लगा हुआ है बोसॉन और मुऑन्स की खोज में, और 2 लेजर बीम्स को कोलाइड करके पदार्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। अभी मन तक पहुंचना और हमारे दिमाग तक पहुंचना तो बहुत दूर है साइंस के लिए, और हमारे यहाँ वो सारा ज्ञान पहले से ही इसका वर्णन किया हुआ है, लेकिन अब वो शिक्षा, वो सोच, वो समझाना, वो सीखने वाले एक माहौल आज के दिन वैसा नहीं है। तो बातें तो बहुत हैं, बस इतना ही सही आज कहना चाहता हूँ। मेनी थैंक्स रजनीश जी, मेनी थैंक्स। और कोई कुछ भी कमेंट करना चाहेंगे? तो मैंने एक छोटा सा जस्ट आधा लाइन का एक सेंटेंस लिखा था कि जैसे कई बार हम समझते हैं, बहुत चीजें समझ में नहीं आती, अद्वैत फिर समझा फिर भूल गए, फिर समझा फिर भूल गए। तो जैसे आपने बताया ना सर, एक छोटा सा प्रिंसिपल खाली हरदम आभास रहे, आभास यानी दिल से उतर जावे कि आई एम सीइंग वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। तो आई थिंक उसमें ऑलमोस्ट हो जाती होगी शायद मेरे ख्याल से अद्वैत की पूरी, जो अद्वैत जीना आ जाता होगा शायद उसके अंदर। बिल्कुल बराबर। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं। जी सर। मैं एक दिन बिना नोटिस दिए दिनकर जोशी के घर पे पहुंच गया, ठीक है, और वो टाइम पे सुबह महाभारत की सीरियल चल रही थी। तो जैसे जिन लोगों को पता है कि जब महाभारत की सीरियल चलती थी तो पूरा भारत देश बंद हो जाता था। वो टेररिस्ट हो गए कि पुलिस हो गए, सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो दिनकर के घर पे भी सभी लोग टीवी के सामने बैठ गए थे। दिनकर एक बाजू है, उसका बेटा उधर है, उसकी ग्रैंडडॉटर है, और एक कुर्सी पर उसकी काम वाली बाई अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई है। बोलो, ये दिनकर जोशी मतलब ब्राह्मण है। उसकी काम वाली बाई भी उसके साथ में बाजू में बैठ के टीवी देख सकती है। ये इक्वलिटी वो काम वाली बाई में इतनी हिम्मत कभी आई जब उनके घर का वर्ताव ही ऐसा रहा होगा कि नहीं भैया, हम भी आपको इंसान समझते हैं, इक्वल समझते हैं। तभी ये अद्वैत का व्यवहार में रखने की बात हो गई। ये बहुत महत्व की बात है, और ये जो बात कर सकता है, अमल में ले सकता है, वो अद्वैत समझ सकता है। ओके, मैं अभी 1-2 स्टेप्स थोड़ा आगे जाता हूँ। टाइम वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, बट आई एम सॉरी, पहले 15 मिनट तो टेक्निकल कारण में खराब हो गई। मन 7:30 तक कर सकते हैं सर अपन, 7:30 तक कोई फील फ्री। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। 7:30 नॉर्मली अपन करते हैं 1.5 आवर का। हाँ जी, हाँ, है ना? सो बराबर आप, है। हाँ, आप उसी हिसाब से बिल्कुल प्लीज, आप चाहो इतना टाइम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी ऑफिस बंद किया है। थैंक यू। सी, जो वेस्टर्न साइंस की गलती है, मैं वेस्टर्न साइंस की क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर अपनी समझ की क्लेरिफिकेशन के लिए कह रहा हूं। क्योंकि हम तो अपनी स्कूल में विज्ञान भी जो पढ़े वेस्टर्न के हिसाब से ही पढ़े हैं। हम कोई अपना विज्ञान मतलब वेदांत या तो आयुर्वेदा या अथर्ववेदा से तो हमें सीखा ही नहीं है कुछ भी। मन क्या चीज है, मन कहाँ है? तो अपना विज्ञान ये कहता है कि मगज जो है वहां मन की अनुभूति या तो अनुभव, उसकी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा हमें फील होती है। बाकी मन मगज में है ऐसी बात नहीं है। मन तो पूरे शरीर में है। जैसे कि अगर मैंने मेरे सामने अभी एक सांप देख लिया, ओके, मैं डर गया, तो मेरे पूरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो मेरा दिमाग उसको ऑर्डर नहीं देता, वो अपने आप ही खड़ा हो जाता है। तो वो मन चीज पूरे शरीर में है अभी,
उससे आगे जाता हूं। मन तो पूरा यूनिवर्स में एक ही है। समझो, ये बहुत डिफिकल्ट बात मैं कह रहा हूं कि अच्छा, पूरे वेदांत में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। हमें डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हमारा दिमाग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो चीज हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है वो हमें डिफिकल्ट लगती है। बाकी तो क्या है, पूरा हिंदी, गुजराती, संस्कृत समझो, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, मगर इंग्लिश वगैरह में सब ट्रांसलेशन किया हुआ है। वो भाषा का एक एक शब्द हमें समझ में आता है, मगर पूरे वाक्य का अर्थ हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसीलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। मेरा ये जो वाक्य है कि माइंड इज यूनिवर्सल, देयर इज ओनली वन माइंड थ्रू आउट द मल्टीपल यूनिवर्सेस, ये आप स्वीकार करोगे। बस जो स्वीकार करने की तकलीफ है वही तकलीफ है, समझने की कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए अगर हम स्वीकार करने की रेडियस को बढ़ा देवे तो हमें और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़े कुछ दूसरे शब्द यूज करूंगा, तभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक कंसेप्ट है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब क्या? सभी पूरे यूनिवर्स की एक ही कॉन्शियसनेस है। दूसरा हिंदी में शब्द यूज करते कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका मतलब क्या? भगवान की कॉन्शियसनेस। और वो भगवान की कॉन्शियसनेस या तो समष्टि कॉन्शियसनेस, उसके अंदर सभी व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस समा गई। जैसे आत्मा अखंड है, एक ही है, आत्मा सो परमात्मा। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये पृथ्वी पर 8 अबज लोग हैं तो 8 अबज अलग अलग आत्मा है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सभी की आत्मा एक ही है। उसका मैंने आगे कुछ नोट्स भेजी थी कि जैसे समंदर में इन्फिनाइट वेव्स होते हैं, और वेव्स को छोड़ो, लहरें उससे भी ज्यादा है, रिपल्स और भी ज्यादा है, और रिपल्स से आगे जाएंगे तो पानी की बूंदे गिनो तो कितनी बूंदे हो जाएगी। मगर वो बूंद जो अपना सरफेस टेंशन के कारण अपने आप को समुद्र से अलग अनुभव करती है, वो बूंद हकीकत में समुद्र का हिस्सा ही है। मतलब ये इलस्ट्रेशन का एक लिमिटेशन है, एनालॉजीज ऑलवेज हैव ए लिमिटेशन। कंसेप्ट ये है कि कोई भी आत्मा परमात्मा से कभी अलग हुई नहीं। आप अभी परमात्मा हो। मेरे सामने पड़ा हुआ टेबल और मेरे सामने पड़ा हुआ कंप्यूटर अभी ही ब्रह्मन का एक भाग ही है। यही अद्वैत है कि जड़ हम जिसे बोलते हैं, जड़ और चेतन सभी परमात्मा का भाग है। नाउ ब्रह्मन, परमात्मा, so desired to manifest itself in infinite ways, in infinite forms. अभी यहाँ मैं कन्वर्सेशन विद गॉड का उपयोग करता हूँ कि गॉड, really the correct word is Brahman only, but for the sake of convenience we say God. God या तो ब्रह्मन, who is always in bliss, प्योर आनंद में, omnipotent, omniscient वगैरह, but is also omnipresent. और ये जो omnipresent शब्द है वो अपने ईशोपनिषद में कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। उसका मतलब क्या? यहाँ जो भी है, यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे जगत में जो भी है हर एक में ईश्वर बसा हुआ है। और ये स्टेटमेंट है ना, बहुत बड़े बड़े साधु लोगों को भी स्वीकार्य नहीं होता है। उनको लगता है अरे ये तो हरिजन है, उसमें थोड़ी भगवान बसा हुआ है, अरे ये तो वो है, उसमें थोड़ी भगवान बसा हुआ है। तो वो साधु भी अद्वैत को हजम कर नहीं सके हैं, वो अद्वैत उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। वेदांत के हिसाब से कोई भी फर्क नहीं है
एक ही अनंत समुद्र है, वो समुद्र की सभी बूंदे हैं। अभी इससे आगे जाऊं और डिफिकल्ट बोलूं तो पूर्णम इदम पूर्णः इदम, ये संसार भी पूर्ण है, ब्रह्मन भी पूर्ण है। वो पूर्ण ब्रह्मन से ये संसार उत्पन्न हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मन में कुछ भी कम हुआ। ब्रह्मन वैसा ही इन्फिनाइट है जैसा पहले था। ये संसार भी इन्फिनाइट है, रहेगा, और सभी कुछ संपूर्ण है। हमें ये लगेगा ये सब क्या है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर, ये वॉर इंसाइट करने वाला अमेरिका, ये सबको कैसे पूर्ण कह सकते हो? अभी भी मैंने बहुत कुछ सुंदर तैत्तिरीय उपनिषद की कमेंट्री पढ़ी। वो कहते हैं कि ये सब हमें एक बहुत बड़ा ये बिलीफ है कि मैं शरीर हूं। रश्मिन मतलब कौन? तो ये शरीरधारी रश्मिन है। नहीं, रश्मिन आत्मा है। रजनीश जी आत्मा है, गिरीश जी आत्मा है, मीना बहन आत्मा है, और आत्मा के स्वरूप में हम सब एक हैं। बाकी जो भी है वो मैनिफेस्टेशंस है। कुछ लोग इसे ड्रामा बोलते हैं, नाटक बोलते हैं, कुछ लोग इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। संत तुकाराम ने ये कहा है कि आप कुछ भी कहो, संसार को सत्य मान के सभी को प्रेम करो, फिर बात खत्म हो जाती है। तो उसके बाद में जो आपका अद्वैत समझने की बात आएगी, बहुत सरल हो जाती है। एक ही मन है, एक ही आत्मा है, मगर उस एक आत्मा ने चाहा कि मैं अनंत अनुभव करूं। वो अनंत अनुभव कैसे कर सकता है? वो अनंत अनुभव तभी कर सकता है कि जब भी हर एक आत्मा को अलग अलग मानने का एक इल्यूजन किया, फिर वो हर एक आत्मा को फुल स्वतंत्रता दी कि तू जो चाहे वो कर, और इतनी बड़ी दीवारें कर दी कि मेरे मन में क्या चल रहा है वो हसमुख भाई नहीं समझ सकते, गैस भी नहीं कर सकते। हसमुख भाई के मन के में क्या चल रहा है मैं गैस नहीं कर सकता। एक ही मन के एक कुछ आर्टिफिशियल दीवारें तो चाइनीज वॉल से जैसे ज्यादा मजबूत है कि एक दूसरे को लांग नहीं सकते। ये भी माया है, मगर वो माया को छोड़ दो तो हम सब एक है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत फ्रेज बहुत ही नोबल फ्रेज है कि पूरी दुनिया मेरा एक कुटुंब ही है। उससे आगे जब जाओ तो कुटुंब तो ठीक है, हम सब एक है, ये अद्वैत भावना है। अभी ये समझ के फिर हम व्यवहार में प्रैक्टिकल रहते हैं। प्रैक्टिकल रहो मतलब कि मेरे पास जो भी है वो सब मैंने समझो कि 100% किसी को दे दिया, क्योंकि सब अद्वैत है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो वो प्रैक्टिकल बात नहीं हुई, वो व्यवहारु बात नहीं हुई। आप अपनी मर्यादा समझ के दान धर्म करो, अपनी मर्यादा समझ के कर्म करो, ये प्रैक्टिकल बात हुई। जब अपनी मर्यादा तोड़ के आप लोगों की सेवा करो, अपनी मर्यादा तोड़ के आप दान धर्म करो, जब आप प्रैक्टिकलनेस की लिमिट सब तोड़ दो, तभी अद्वैत की अनुभूति होगी। अद्वैत की अनुभूति फ्रस्ट्रेशन के माध्यम से होती है, बगैर फ्रस्ट्रेशन के आप प्रैक्टिकल लिमिट्स तोड़ दो तो भी होती है। जैसे मित्तल पटेल, अधिक कदम, ये लोगों ने जो सेवा की है और कर रहे हैं, उन्होंने सब प्रैक्टिकल लिमिट्स तोड़ दी। उनके लिए अद्वैत समझना, उपेंद्र भाई है, कौन है भैया? उपेंद्र जी हैं सर, उपेंद्र जी आप रिक्वेस्ट कीजिए। उपेंद्र भाई नहीं, उपेंद्र भाई का तो म्यूटेड है। बराबर है आयुष मैसेज। उपेंद्र तो अनम्यूट कर भाई, उपेंद्र। कर दीजिए सर, आप कर सकते हैं शायद मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ माइंड,
यूनिवर्सलिटी ऑफ आत्मा, ये वेदांत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। ये हमें मानने में नहीं आता है क्योंकि हमारा मन सतत संसार में ही लगा हुआ है। उस संसार में सेपरेटनेस का इल्यूजन खड़ा किया। वो इल्यूजन को हम मिटा सके तो हमें अनंत अद्वैत का समझ आ सकते हैं, मगर वो भी समझ ही आएगी। मगर संसार का दूसरा भी एक नियम है कि ये संसार भगवान ने खड़ा क्यों किया है? अनुभव करने के लिए, ये चर्चाएं करने के लिए, वाद विवाद के लिए नहीं किया है। उसका मतलब है आप जब कुछ अनुभव करोगे तभी अनुभूति होगी, बिना अनुभव अनुभूति नहीं। और अनुभूति कैसे होगी, मतलब अनुभव कैसे होगा कि जैसे मित्तल पटेल, अधिक कदम या तो रजनीश जी के जैसे अपनी प्रैक्टिकल लिमिट्स तोड़ दी और आपने कुछ किया, तब अनुभूति होगी। या तो नरसिंह मेहता, तुकाराम के जैसे भक्ति, ऐसी भक्ति की कि पूरा संसार उनको पागल बोलता था, यहाँ तक कि उनका कुटुंब भी उनको पागल बोलता था, फिर भी उन्होंने भक्ति अपनी चालू रखी। तो संसारी प्रैक्टिकलनेस एक विजडम है। जब आदमी अनवाइज हो जाए, जब आदमी क्रेजी हो जाए, तभी उसे अनुभूति होती है। अगेन आई विल टेक ए सेकंड पोज हियर and invite comments as well as queries. सर, अगर एक ही चीज अगर आप कहते हैं ना कि 6 महीने में आपने सीखा क्या, मतलब तो एक चीज थोड़ी समझ में ये आ रही है, मतलब एक ही चीज, खाली एक चीज, आप अभी इसी वक्त ब्राह्मण हो। yes. और ये जो भी हो रहा है ये पूरा ड्रामा है और उस ड्रामा के आप हिस्से हो। और आज रजनीश जी भी ये बोल रहे हैं कि कहीं सब चीजें पहले से तय है। एक वर्ड कहीं पे आया रजनीश जी जब कुछ कह रहे थे, उसको हल्के से जो मैंने समझा है, मैं इस चीज को ऐसे समझता हूँ कि जैसे वो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि मैं के झुंझुन वाला हूँ, आप रश्मिन भाई है, ये काम है, जो भी है मैनिफेस्टेशन है एंड पहले से प्री डिसाइडेड है एक तरीके से। तो जैसे आप कहते हैं अद्वैत समझना आसान हो जाता है, तो फिर इसमें कोई हीरो नहीं है, कोई विलेन नहीं है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा। तो फिर आप इसमें आप शोले फिल्म का एग्जाम्पल देते थे कि जैसे उसमें गब्बर सिंह है जो अमजद खान है, उसका रोल प्ले कर रहा है, फिर जय वीरू है, बसंती है, हेमा मालिनी है। जब हम फिल्म को फिल्म के तरीके से देखते हैं देन वी एंजॉय मोर। लेकिन जैसे ही एट द एंड ऑफ द डे मान लीजिए उनका टी ब्रेक हुआ, तो टी ब्रेक के अंदर बसंती और जो अमजद खान है, गब्बर सिंह है, वो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए, बराबर। तो फिल्म देखने वाले को अगर वो सीन दिखा दिया जाए तो वो तो फिल्म एंजॉय ही नहीं करेगा। एंड सिमिलर चीज, तो ये ड्रामा समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि जो आप देखो, कभी हम थिएटर में जाते हैं कृष्ण कुमार जी, हाँ, पूरा थिएटर बंद कर दिया जाता है, हाँ, फिर अंधेरा कर दिया जाता है, हाँ, तो हमें बाहर की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती है, हाँ, बाहर का देख भी नहीं सकते हैं, और अंधेरे के कारण हमारा फोकस फक्त ड्रामा पर लगा हुआ है। यस, तभी हम एंजॉय कर सकते हैं। राइट, इसी कारण से ये पूरा ऑडिटोरियम को आप इल्यूजन समझो। ब्रह्मन ने एक बहुत बड़ा इल्यूजन पैदा कर दिया कि रश्मिन तू कृष्ण कुमार जी से अलग है। तो ये पहला इल्यूजन हुआ। अभी कृष्ण कुमार जी की कुछ आदतें तुमको पसंद नहीं है तो चलो दमादम, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। मगर अनेकांतवाद ये संसार का नियम है कि हर व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से अलग सोचेगी, अलग बर्ताव करेगी। अगर ये समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया तो कृष्ण कुमार जी और रश्मिन की मान्यताएं, बिहेवियर अलग है तो भी हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं जी, और अनेकांतवाद माना तो ही हम प्रेम कर सकते हैं। तो भैया भगवान ने अनेकांतवाद गुस्सा क्यों दिया? सवाल ये होता है कि हर एक आदमी अलग सोचता है, फिर लड़ता है, तो पूरी दुनिया में युद्ध चलते रहते हैं, क्यों? एक ड्रामा देखने के लिए। ब्राह्मण ये ड्रामा देख रहा है, मगर ब्राह्मण के लिए ड्रामा है, मेरे लिए ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। इसको मैं हकीकत मानूं, नहीं तो क्या होगा? अरे वो आदिवासी गरीब है, भूख के मारे मर रहा है, मैं हाथ जोड़ के बैठे रहूंगा, साला नाटक, ये क्या है? तो कुछ नहीं होगा।
राइट। मुझे तो उसको हकीकत समझ के जाके उसकी सेवा करनी है। जो जिससे जो बने वो सेवा करो। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने गली के कुत्ते की सेवा करो, किसी की भी जीव मात्र की सेवा करो। सेवा बहुत सरल साधन है अद्वैत समझने का। और जब हम ये इल्यूजन की बॉर्डर क्रॉस कर ले, समझ लिया, हाँ रजनीश जी कुछ ये दुनिया से बाहर चले गए, देख लिया, वापस आके ये शरीर में बैठ गए, फिर अभी सेवा कर रहे हैं। क्यों सेवा कर रहे हो भैया? दुनिया में कोई आत्मा बीमार तो है ही नहीं, सभी आत्मा संपूर्ण स्वस्थ है, आप किसकी सेवा कर रहे हो? नहीं, अभी हमारे सामने जो संसार है उसको हकीकत मान के चलो और चलते रहो जब तक जिनमें जान है। वो अपना अनुभव करने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं। अनुभव करो, अनुभूति करते रहो। सॉरी कृष्ण कुमार जी, मैंने आपकी बात थोड़ी बीच में काट दी। नहीं वो बात वही है सर, बिल्कुल। वो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि गब्बर सिंह को जो रोल करना है, अगर वो खुद समझे मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो वो रोल कोई इंपॉर्टेंट कर ही नहीं पाएगा। उसको वो एज इट इज वैसे ही करना है जैसे वो विलेन है। हाँ, और जो हीरो है उसको भूलना पड़ेगा कि ये ड्रामा नहीं है। बराबर। अभी वो उसको परफेक्ट रोल अपना कर पाएगा, दे पाएगा सर उसके अंदर, बिल्कुल एकदम। वो अगर वो ब्राह्मण वाली कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि वो संस्कृत में बोलता है ना, एकम बहुश्यामी, मतलब वो अकेला बोर हो रहे थे तो उन्होंने ये सृष्टि का क्रिएशन किया, तो वो कॉन्सेप्ट उससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है सर, उसके हिसाब से देखने जाते हैं तो सर एकदम बराबर है। तो फिर जो उनका जो रोल था, वैसे हमारा जो असाइंड रोल है वो हमें पूरी शिद्दत से, पूरी पैशनेटली, पूरी ऑनेस्टली, पूरा लविंगली परफॉर्म करना है। बस ये एक छोटा सा समझ में आता है सबकी बात। एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। नहीं, ये सब चीजें कृष्ण कुमार जी समझ में आती है, परफेक्ट है। रश्मिन जी की बात भी सही है, लेकिन एक ही बात में मैं सम्मत नहीं हूँ कि तुम्हारे और मेरे आत्मा ने ऊपर से पहले से नक्की किया आगे यहाँ ड्रामा करेंगे, ये करेंगे, वो सब बोगस चीज है, वो मैं नहीं मानता। हो सकता है सिर्फ 6 महीने बाद आ जावे समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नहीं रहना चाहिए दिनकर भाई, अपने को ओपन रहना चाहिए। हो सकता है आ जावे हमें 6 महीने, 1 साल। देखिए अभी क्या है कि रामकृष्ण परमहंस ने 3 प्रकार के गुरुजी वैद्य बताए हैं। एक वैद्य है वो सिर्फ दवाई देगा, दूसरा वैद्य है वो दवा देके हालचाल पूछने को जाएगा, भाई आपने दवा ली कि नहीं, और तीसरा वैद्य है वो छाती पे चढ़ के दवा पिला देगा, है तेरे को पीना ही है। अभी ये रश्मिन भाई तीसरे में नहीं आते हैं ना, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाएंगे। आप समझे कृष्णकांत जी? वो बोलेंगे भाई आप समझे, फिर से समझाता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन वो तो गुरु जी तो जो है रामकृष्ण परमहंस का, वो तीसरा वाला है, छाती पे चढ़ के दवा पिला देवे। क्यों नहीं समझता है? मानो आप कुछ कहना चाहेंगे? मानो ये मतलब एक जो मैंने उपमा कहीं सुनी थी वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। वो है उपमा स्वप्न की। तो जब हम सपना देखते हैं तब उस सपने में हमको बहुत ही अलग अलग चीजें दिखती है, मतलब हम भी दिखते हैं उसमें, हम भी होते हैं उस सपने में, और हमारा दुश्मन भी होता है, हमारा दोस्त भी होता है, जानवर भी होता है, पेड़ भी होता है, पत्थर भी होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, कोई ज्यादा चैतन्य, कम चैतन्य, मनुष्य ज्यादा कम, या पत्थर में चैतन्य नहीं, पेड़ में लिमिटेड चैतन्य, जो भी हम सारी बात कर रहे थे, तो स्वप्न में सब कुछ दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब कुछ या तो उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। या तो हम ये बोलते हैं कि वो कुछ था ही नहीं, वो पूरा मिथ्या था, या फिर हम देखते हैं कि वो सब एक था। वो शेर, मतलब मैं खुद, और वो पत्थर, वो सब एक ही सत्ता थी जो भिन्न भिन्न चीज से प्रकट हो रही थी। और जैसे ही हम जगते हैं वैसे वो पूरी तरह से वो फिर वो एकदम टोटली इरिलेवेंट हो जाती है। तो और इसमें फिर टाइमिंग का भी ये होता है कि कई बार हमको लगता है कि लंबा टाइम बीत गया, लेकिन वो स्वप्न तो ज्यादा चलता नहीं है। कई बार स्वप्न में हम बहुत लंबी वो मतलब पास्ट और फ्यूचर की, जो मतलब रजनीश भाई बात कर रहे थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं लगता है कि टाइमिंग का सेंस भी स्वप्न में बड़ा विचित्र होता है। तो एक स्वप्न की उपमा है कि जब जैसे हम जागृत होंगे तो ये सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, लेकिन एक दूसरी चीज ये कि जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक इस पे कन्विंस होना भी बड़ा मुश्किल है। तो मतलब हालांकि थ्योरेटिकली हम कितना भी एग्री करें कि हाँ सब ब्रह्म एक एंड ऑल, बट कैसे है क्या, मतलब आप लोग तो अलग हो यार। मतलब रश्मिन भाई का नाश्ता नहीं करते, दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ लिव्ड रियलिटी, यू नो, वी कैन नॉट। रश्मिन एक शायरे कीधું છે કે છું એવી જાગૃતિમાં
કે હવે વધુ જાગૃત થઈ નથી શકતો. थोड़ा हिंदी में अच्छे से अनुवाद करके बताओ दिनकर भाई. मैं इतना कुछ हाँ, जान हाँ, लिया यार। कि अभी ज्यादा जान नहीं सकता हूँ. हाँ, अभी ऐसी जागृति में हूँ कि अभी इससे ज्यादा मैं जागृत नहीं हो सकता. नहीं, लेकिन ये मैं तो आई विल विश कि रश्मिन भाई अब तीसरी कक्षा में आ जाए. क्यों नहीं समझते हो? वो छाती पे चढ़ के भी दवा पिला देवे तो ही हो जाएगा, नहीं तो अपना कोई उद्धार होने वाला नहीं है. नहीं, पर हमें रेडी रहना चाहिए सर उसके लिए भी. अरे हम तो पीने के लिए नहीं रेडी है ना, उसके लिए तो छाती पे चढ़ के पिलाने की बात है यार. और ये मेरा उदाहरण नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का है. दिनकर, हाँ बोलो बोलो. हसमुख भाई एडिंग कि दवाई पिलाने के लिए छाती पर बैठना तो ठीक है, मगर पहले नाक बंद कर देनी पड़ेगी. हाँ बराबर है, करना ही पड़ेगा ना. कैसे भी नाक बंद करके पिला दो. नहीं तो तब तक तो हम ऐसी जागृति में ही रहने वाले हैं. अरे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सॉरी यार, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी. दिनकर स्टेटमेंट टेलीज विद मानव स्टेटमेंट. मानव के हिसाब से ये सपना है. सपने में से समझो कि मेरा बेटा सपने में सोया है, सपने में कुछ देख रहा है. मुझे ख्याल में आता है कि उसको कुछ खराब सपना आ रहा है, क्योंकि वो अंदर सपने में सोते सोते हुए भी कांप रहा है. मैं उसको बुलाऊं, वो उठता नहीं है, और बुलाऊं, उठता नहीं है. अभी उसमें जाके उसको धक्का मारूं तो उठेगा. तो वो धक्का मारने की बात है, और दिनकर जो बोल रहा है वो छाती पर चढ़ जाने की, मतलब फोर्स करो तभी. इसी चीज को जैसे वो मानव जी ने और दिनकर जी ने कहा, उसको जैसे इसी में स्वप्न के वो कंपेयर किया जाए. और जैसे मानव जी ने कुछ हद तक उसको बताया ही था कि टेक फॉर एग्जांपल, हमने कोई स्वप्न देखा और अभी आप बहुत अच्छा खाना खा के सोए हैं, और सोने के बाद एक स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं. टेक फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने मेरे को ऐसी शक्ति दी, सपोज है नहीं लेकिन सपोज दी, और मैं आपके स्वप्न में आके बोलता हूं कि मानव जी अभी आपने 1 घंटा पहले खाना खाया है, तो भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो स्वप्न की जो आप स्वप्न देख रहे हैं, आप उसको पूरा सच मान रहे हैं, भले मैं आपको कितना भी कह लूं. अब जैसे वो दिनकर जी बात कर रहे हैं, अब रश्मिन भाई की पोजीशन अभी ये है कि हम स्वप्न में हैं, और वो स्वप्न में आपके हमको बता रहे हैं कि आपको ये सब जानते हो. अब जब तक हम उठेंगे नहीं, तब तक उनकी बात नहीं मानेंगे. नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है. वेरी ब्यूटीफुली. जब हम खुद उठेंगे तभी जानेंगे. वो तो है भी, ये तो जर्नी है, जर्नी में खुद प्रवास करना पड़ता है, वो कोई करवा नहीं सकता. और ये जो 2 एस्पेक्ट का है ना, एक सपना का, एक वैधराज का, उसका तीसरा एस्पेक्ट ये है कि हम अपने अपने सपनों में है. अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या दूसरा कोई भी बिजनेस ऑक्यूपेशन कर रहे हैं. जब जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आता है, वो यही परिस्थिति है. वो फ्रस्ट्रेशन भगवान इसके लिए भेज रहा है कि बेटा उठ, तो नहीं समझ रहा है, तो एक धक्का मार के, वो धक्का जो लगा वो फ्रस्ट्रेशन है, उससे इंसान उठ गया तो बहुत अच्छी बात है. उठ के उसने अपना डायरेक्शन स्पिरिचुअल कर लिया, बहुत अच्छी बात है. इसमें रश्मिन भाई, एक मेरा जो सजेशन है, अभी क्लास का टाइम तो पूरा हो गया है, बट इसमें कि जैसे आप सो रहे हैं तो उठे कैसे, और जैसे अशोक भाई ने बताया कि आप कितना भी बोलो तो हम तो मानेंगे ही नहीं कि हमने खाना खाया है, राइट. तो इसमें जो वेदांत में जो मनन और निधिध्यासन की बात आती है, अब मनन और निधिध्यासन तो आपको स्वप्न के अंदर ही करना है, क्योंकि जागृत अवस्था तो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है. तो उसमें प्रकाश की, जब हम स्वप्न के अंदर ही हैं, तो उसमें हम कैसे मनन और निधिध्यासन करके अपने आप को स्वप्न के अंदर रहते हुए भी जगाने की कोशिश करें. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. नहीं, एकदम सिंपल है. देखो मैं बताऊं, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा है, मनन, निधिध्यासन और अल्टीमेट शब्द है ध्यान या साधना. वो सब में क्या करते हैं इंसान सोचने का भी बंद कर देता है, आंखें बंद कर देता है. पूरे संसार की, अपने कुटुंब की, अपने धंधे की, या
दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो सब भूल जाकर एक चीज पर फोकस होता है। उसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले कहा कि गो विद इन, अपने आत्मा में अंदर उतर जाओ, तो वो तो सपने में से बाहर निकलने की बात है, ऑडिटोरियम में से बाहर निकलने की बात है, और मेघ धनुष को वापस सूर्य किरण में बदलने की बात है। और वो डिफिकल्ट है। जब मुझे एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, या तो मैं रो रहा हूँ फिल्म देख के, या तो खुश हो रहा हूँ, मगर ऑडिटोरियम से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी फिल्म पूरी नहीं हुई। तो मुझे ऑडिटोरियम से बाहर धक्के मार के फेंकने की बात अलग है। मेडिटेशन कर रहा हूं तब मैं वॉलंटरीली, स्वैच्छिकता से, अपने आप से संसार का ड्रामा बंद करके अपने आप, मतलब आत्मा को देखने का प्रयत्न कर रहा हूं। अभी पतंजलि ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि उसके लिए अष्टांग योग है, मतलब आपको बहुत सारे योग करने, उसमें आपकी शुद्धता, निर्मलता, सत्य, प्रेम, किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलने का, मतलब इनकम टैक्स की 1 रुपए का भी चोरी नहीं करने का, वो तो शुरुआत की बात हो गई, वो तो बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी तरह की चोरी नहीं करते हो, ये यम नियम में शुरुआत में आ जाता है। उसके बाद में ये अगर आपने पा लिया कि आपका जीवन निर्मल, सत्यवान, पवित्र है, प्रेम भरा हुआ है, तभी आप केजी पास हुए। फिर आपको आगे सफर करने का है। वो ध्यान के भी उन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए। तो मतलब वो तो राजयोग है। मतलब राजयोग इसके लिए कहा है कि उसमें आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं उठाने का है, मगर मानसिक से वो बहुत ही कठिन है। यार मैं तो बैठ जाता हूँ आंखें बंद करके, कान भी बंद कर लिया, मगर बीवी सामने नजर में आती है, बच्चे नजर में आते हैं, अरे कल आज तो शाम को क्लाइंट को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग दी हुई है, ये सब समझ में आता है। ये सब छोड़ के अपना ध्यान संपूर्ण पर ईश्वर में लगे, परमात्मा में लगे, यही नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि माइंड कीप्स गोइंग टुवर्ड्स द संसार। when we are able to divert mind back to ourselves, to our atma, then dhyan becomes successful. That is the only one method where you are within the audience, but you are within the auditorium, but voluntarily you want to get up and get out of the auditorium. मुझे अभी ये ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे। तो वो तो बराबर है साहब। मेडिटेशन इज द राजयोग। आपको न कर्मयोग करना है, न भक्ति करनी है, कुछ भी नहीं। वो राजयोग, एक जगह पे बैठ गए। अभी अपनी ये ताकत नहीं है, अपना मन इतना चंचल है कि वो भागते ही रहते हैं। किसी ने लिखा है कि दरिया में, समुद्र में बहुत बड़ी वेव्स आ रही है, उसके ऊपर आपने एक पेपर की बोट रख दी और वो पेपर की बोट को बोला तू स्थिर रहेगा, तो नहीं रह सकती, वो तो दरिया की मौज के साथ नाचती रहेगी। ऐसा अपना मन है। वो मन को काबू में लाने का पतंजलि जी ने एक रास्ता बताया है। बहुत, इनफैक्ट मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में सभी साधुओं ने मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारा महत्व दिया है। तो वो सबसे अच्छी रीत है, कर सके तो। विपश्यना इज वन ऑफ द वेज। बट सर विपश्यना के लिए भी बोलते हैं कि पहले जो अष्टांग नियम वाले जो यम नियम है, उससे वो करने के बाद ही फलीभूत होती है। यानी कोई भी चीज अगर उसमें आपने 1-2 केजी वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे तो विपश्यना का भी कोई फायदा नहीं है। तो जो अष्टांग योग का जो सीरियल है ना सर, उसमें 1 बाय कुछ हम कंप्लीट करते हैं तो हम दूसरी चीजों के लिए एलिजिबल होते हैं उसके अंदर करने के लिए। बराबर है, एकदम बराबर है। सर रजनीश जी अभी बॉम्बे आए थे तो उन्होंने एक और बात कही थी बड़ी इंटरेस्टिंग। जैसे हम बोलते हैं ना ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो रजनीश जी की सिस्टर भी आई थी उस दिन यहाँ पे प्रोग्राम में। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक चीज कही कि हमें ध्यान करना नहीं चाहिए, हमें ध्यान में ही रहना चाहिए। मतलब सो ब्यूटीफुली साइड की, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मतलब हमें ध्यान करने के लिए क्यों करना है, हम ध्यान में क्यों नहीं रह सकते। जैसे अभी हम आपको सुन रहे हैं तो हम वो सुन, हम और 50 चीज क्यों दिमाग में रखें उस टाइम में। अभी सिर्फ आप ही को सुने हम उस टाइम में। बिल्कुल खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं उस टाइम में। जब वो ड्रामा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो फिर वो वही देख रहे हैं, फिर उस टाइम दूसरा काम क्यों। सो बेसिकली जो मैं समझा उनकी बात से, छोटी सी से, उसका मतलब कि आप ध्यान में ही रहिए, तो उससे भी काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है सर। वो खाली अगर आप ध्यान में रहते हैं।
किसी ने स्वामी चिन्मयानंद जी से बरसों पहले पूछा था कि मुझे दिन में कितने घंटे ध्यान करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था ओनली 24 आवर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, यही चीज इनडायरेक्टली कही इन्होंने, रजनी जी ने। नहीं, यही चीज भगवान बुद्ध ने भी कही है कि आप जो भी करो विथ फुल कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि बुद्ध के शरीर पे एक मक्खी बैठी, थोड़ी देर में उड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने फिर से एक्शन किया उड़ाने का। तो वो आनंद ने पूछा कि आपने क्या किया? ने बोला नहीं, मैं ध्यान में नहीं था उस वक्त, मक्खी तो उड़ाने की है, मुझे वो ध्यान से ही उड़ाने की है। मतलब कि वॉट एवर यू डू उसको आप पूरा ध्यान से कीजिए और पूरा इन्वॉल्वमेंट से करेंगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं। वो अर्जुन का जो इलस्ट्रेशन है महाभारत, अर्जुन का भी इलस्ट्रेशन यही कहता है ना कि वो पक्षी को मारना है तो उसको पक्षी की आंख के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। इसी तरीके से रश्मि, जैसे हम भले ध्यान की बात कर रहे हैं, उसको हम टेम्परली स्पिरिचुअलिटी से सब्स्टिट्यूट करें तो नहीं, जैसे कहा जाता है कि आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, या इट्स नॉट अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, so it is not doing a thing in a particular way, it is doing with the attitude of doing thing in a particular way only. तो वो हर एक्टिविटी में स्पिरिचुअलिटी, ऐसा नहीं कि मैं सुबह 10 से 12 बजे तक स्पिरिचुअल होता हूँ फिर नहीं हो सकता। Very true. बराबर, एकदम बराबर। मैं यहाँ एक और पॉइंट जो अगेन मैंने लिखा था, शायद मैं बता दूं कि हमने आगे एक पूरा डिस्कशन किया था whether we have freedom or not। और मैंने जब फ्रीडम शब्द के ऊपर गूगल पे सर्च किया तो इमीडिएटली 14 बिलियन 14 अरब रेफरेंस आ गए। मतलब द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। अभी वेस्टर्न साइंस इसके ऊपर चर्चा ही करते रहते कि हम फ्री है कि नहीं। वेदांत और कन्वर्सेशन विद गॉड छाती ठोक के कहते हैं कि आप फुल्ली फ्रीडम हो। Everybody is 100% independent and free, and nothing happens to you that which you have not invited yourself voluntarily। अभी ये अपने को मानने को डिफिकल्ट लगेगा, मैंने ये आगे भी कहा था कि निर्भया रेप का केस हुआ तो वो क्या वॉलंटरी हो सकता है? मगर ये जब हम अपने लिमिटेड सेंस से देखते हैं तभी अपने को वो इम्पॉसिबल लगता है। जब वेदांत की दृष्टि से देखो, ये एक ड्रामा था जो हमने आज अभी ये अमजद खान वगैरह का जो ड्रामा है शोले फिल्म का, उसको ड्रामा के हिसाब से स्वीकार कर लिया। संसार को जब ड्रामा के हिसाब से स्वीकार करेंगे तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द ड्रामा। फिर वही ड्रामा को हकीकत में मानकर हमने दूसरों की सेवा की कि हाँ फला आदमी दुखी है, मैं सेवा करता हूं। तो ये तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट हम एक साथ में एक्सेप्ट करके चलते हैं। और इसके लिए भी मैंने एनालॉजी दी थी कि अभी यहाँ शाम है, अमेरिका में सुबह है। एस्किमो के लिए प्रोबेबली अभी रात ही चल रही है, 6 महीने की रात चल रही है। और जो क्या बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट में बैठ के आकाश में 300 किलोमीटर से ऊपर चला गया, उसको 24 घंटों अंधेरा ही अंधेरा है, न रात है न दिन है, खाली अंधेरा ही है। उसके लिए पृथ्वी घूमने का, सूर्य और पृथ्वी का रेफरेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। एक साथ में दुनिया में 4 प्रोबेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोबेबिलिटी भी शक्य है। ये अगर जब अपना दिमाग मानने को शुरुआत करे तो मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं ऑर्डिनरी इंसान भी हूं। मुझे ब्राह्मण होने के कारण कोई भी टेंशन नहीं है, किसी से डरने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मगर साथ में भी मैं व्यवहार में रहता हूं तो घर चलाना मेरी फर्ज है, कमाना मेरी फर्ज है, मेरे फैमिली का रक्षण करना मेरी फर्ज है, और भक्ति मार्ग कर्मयोग कुछ भी वो तो करना ही है। तो गृहस्थाश्रम और ये 4 योग में से कोई भी एक योग या तो 3-4 योग सब साथ में चलते रहेंगे। दैट इज द कॉम्बिनेशन।
and that makes life complete. Soul बहुत and कुछ सर बहुत कुछ सर बहुत कुछ roll and roll. हाँ At a time, I'm a soul also, and I'm doing my role. So it's a Nishchay and Vyavhar, what you said. So otherwise, as a consciousness level, but I'm a pure soul, but this is the role which I'm supposed to play, which I have to play very honestly in the life. That is the awareness we have to keep always, and keep that ourselves in that witness mode. Niti, you want to say something? No, it is very new for me, but I'm just trying to understand everything. And all I can say is there's so much, there out there in the world, and what I thought, this is completely different. I mean, I never gave a thought in this direction. But as you said, that there's a possibility, everything is possible. So it's all on those lines. I'm just trying to understand more. Yeah. In fact, you have come today for the first time. So you haven't got my earlier emails and all the discussions. So if you permit me, I'll add your name. Sure. And then you will start getting all the messages. Yes, Mumbai, it's good to know, but it is always better to first accept the thing, then you will understand better way. Correct. Unless you accept, you will not be able to understand. Believe. You will have to do that. Then only then you will start. तो ये जो मैंने शायद आज या कल ही लिखा था कि अद्वैत को समझने का प्रयत्न भी नहीं करो, हाँ? वो समझने की बात नहीं है। जैसे कहते हैं, एक मैंने 40 साल पहले फिल्म देखी थी, किसी प्रोफेसर ने प्रेम के ऊपर पूरी थीसिस लिखी और उसके ऊपर डॉक्टरेट की, मगर प्रैक्टिस में प्रेम करने को नहीं आता था। तो प्रेम शब्द कोई एनालिसिस करने की बात नहीं है, उसके ऊपर निबंध लिखने की बात नहीं। भाई संसार में प्रेम सो जियो, तो प्रेम क्या है समझ में आ जाएगा, बात खत्म। इसी तरह से अद्वैत मतलब कि हम सब एक है, पहले दिमाग में स्थिर कर लो, तो फिर किसी से झगड़ा कैसे कर सकते, सवाल ही नहीं। अभी ये महाभारत की जो उत्कृष्टता है, कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अद्वैत भी समझा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है। तो जब तक हो सके झगड़ा मत करो। कौरव और पांडव तो कजिन्स थे, ब्रदर्स थे। पूरा राज्य छोड़ दिया, 14 साल जंगल में भी चले गए, तब तक उन्होंने वो तो फ्रॉड था। उन्होंने जो जुगटा खेला, तो चौपाट या खेली, जुआ खेला, वो फ्रॉड था। मगर वो फ्रॉड के बावजूद भी उन्होंने वो सब कबूल कर लिया। आखिर में 14 साल के बाद में वापस आके बोलते हैं, अच्छा भैया हमारा आधा राज्य तू खा गया, छोड़ो, हम 5 भाइयों को 5 गांव खाली दे। वो भी जब भी दुर्योधन नहीं माना, तभी बोला अभी युद्ध कर लो। वो अद्वैत की बात एक बाजू रख दो, अभी प्रैक्टिकल पर बात आ गए। अभी अर्जुन तेरा कर्म है, तेरा धर्म है कि तू शत्रु को मार डाल, और जब मार डालो तो हर एक अधर्मी को मार डालो। हर एक अधर्मी में द्रोणाचार्य भी आ गए, भीष्म पितामह भी आ गए, क्योंकि वो अधर्म की साइड में खड़े थे। ये महाभारत की इतनी उत्कृष्टता है कि जीवन के बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट सिचुएशंस एक ड्रामा में रख के हमारे सामने रख दिया। मैं अद्वैत में मानता हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ। युधिष्ठिर वॉज अजात शत्रु, मतलब युधिष्ठिर का कोई दुश्मन जन्मा ही नहीं था, उनके लिए दिमाग में कोई दुश्मन था ही नहीं, मगर वो राजा थे और वो राजा के एक समय में कर्तव्य हो गया कि बेटा तू लड़ाई कर ली। तो इसी तरह से हम ये निश्चय नए, या तो अल्टीमेट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, द अल्टीमेट ट्रुथ हमने एक जान लिया कि अद्वैत है। हर एक इंसान में, हर एक जीव में, हर एक जड़ में भी ईश्वर बसा हुआ है। अभी मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, मगर अगर मैं गृहस्थ हूं तो ऐसी सिचुएशंस आएगी, और जरूर आएगी कि कभी तो मुझे लड़ना पड़ेगा, तो फिर लड़ लो। अगर मैं साधु बन गया, संसार छोड़ दिया, फिर मुझे कोई लड़ाई झगड़े की सवाल नहीं है।
ये महाभारत है, ये उपनिषद है, और अपने पास हम जो भी मतलब जो इसको मानने को तैयार है, अभ्यास करने को तैयार है, उसके लिए भारत में एक बहुत बड़ा ट्रेजर ऑफ लिटरेचर है। वो पढ़ के हमें बहुत कुछ आनंद मिल सकता है। जो इसको नहीं मानते हैं उसके लिए ट्रेजर है ही नहीं। तो किसी ने, मैंने अभी कुछ बहुत सुंदर स्टेटमेंट पढ़ा, मेरी खुद की भूल और भगवान, ये दो चीज मैं मानूं तो ही मुझे दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। सही बात। आनंद सर, आनंद, बहुत बहुत आनंद सर, बहुत बहुत। ओके, सो फ्रेंड्स, shall we close today's meeting? जी सर, बहुत बहुत मोस्ट ग्रेटफुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग पॉसिबल। Thank you everybody. Good night and see you. Good night, Rashmin. Thank you. डिवाइन फ्रेंड्स को मेरा खूब खूब नमस्कार एंड खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ओके।